नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह चौहान। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव श्री हरिपाल रावत। हरिपाल रावत जी से बात करते हैं। हरिपाल जी, पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पंजाब में आपको जो सफलता मिली है। धन्यवाद। हरिपाल जी, ये बताएं कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या किसी आंदोलन का लंबे समय तक चलना ठीक है? राष्ट्रीय क्योंकि ये राष्ट्र का ही मुद्दा है और इसमें देश की 130 करोड़ जनता का सवाल है। और अगर ऐसे आंदोलन वर्षों तक भी चलें और जिसकी सफलता के बाद देश की सफलता उसमें छुपी हो और उसका विकास का सवाल उसमें छुपा हो, तो ऐसे आंदोलन कितने भी लंबे चलें कोई बात नहीं। हमने भी 100 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी, तब जाके आज़ादी प्राप्त की। और ये दूसरी आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। और जब तक सरकार नहीं मानेगी, अपने बिल वापस नहीं लेगी, तब तक किसान भी इस मूड में है कि वो अपने इस आंदोलन को वापस नहीं लेगा, क्योंकि वो भी उन्हीं परवानों के ही वंशज हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और इस आज़ादी की लड़ाई को बहुत लंबे समय तक चलाया। तो ये भी किसान को ये तो है और ये देश हित में ही है। इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है? कांग्रेस शुरू से ही इसके पक्षधर रही है कि तीनों कानून को वापस किया जाए, जिसमें मंडी का सवाल है। ये लोग धीरे धीरे मंडी को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मंडी भी रहेगी लेकिन साथ में कॉर्पोरेट ऑफिस भी रहेगा। ये लोग जमाखोरी पे, हमारे यहाँ कानून है कि किसान एक लिमिट तक अपने अनाज को या खाद्य पदार्थों को रिजर्व रख सकता है, जमाखोरी रख सकता है, लेकिन अगर सीमा उससे ऊपर होगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती थी और अभी भी होती है। लेकिन अचानक इस अध्यादेश में इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है जिसके अंदर में लाखों टन अनाज भी किसी को जमा करने की इजाज़त है और उसके खिलाफ कानून कुछ नहीं करेगा। और इससे पहले अडानी को कैसे मालूम चला कि यह अध्यादेश आने वाला है? उसने 1 साल पहले से ही पंजाब, जहाँ के प्रभारी हमें कई हजार वर्ग जमीन वहाँ उसने हथिया लिए, कई लाखों एकड़ जमीन उसने वहाँ हथिया लिए, जिसके अंदर उसने बड़े बड़े एसी गोडाउन बना दिए। उसको कैसे पता लगा था कि ये अध्यादेश आने वाला है? इससे स्पष्ट होता है कि ये अध्यादेश उन्हीं लोगों के लिए लाया गया है। इसलिए ये सरकार को चाहिए ये अध्यादेश वापस ले, अन्यथा ये देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अंबानी और अडानी जैसे लोगों ने, जिन्होंने कभी भी देश हित के लिए काम नहीं किया, ये व्यक्तिगत हित के लिए काम करते हैं, तो ये देश को नुकसान पहुंचाने वाली बात करते हैं। इसलिए ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। हरिपाल जी, अभी 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होंगे, तो उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखिए, इस वक्त में जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार, इसने लोगों को इतना दुखी कर दिया है कि उसमें अब पार्टी से ज़्यादा रोल नागरिकों का हो गया है। और आम नागरिक, आप सड़क में चलते हुए भी किसी से पूछ लें कि इस सरकार का क्या होगा और अगले चुनाव में क्या होगा, वो स्पष्ट आंसर दे देंगे आपको। रहा सवाल पार्टी का, पार्टी ने इसके लिए अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है और आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी हरीश रावत जी के नेतृत्व में यहाँ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और एक अच्छा माहौल हम लोगों ने अपने समय में दिया था हरीश रावत जी के नेतृत्व में, जब यहाँ मुख्यमंत्री रहे। और उन्हीं सारी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाम बदल के चलाया और अधिक से अधिकतर योजना उन्होंने बंद कर दी। हम पुनः उन योजनाओं को चालू करेंगे और लोगों को राहत दिलाने का कार्य करेंगे। बीच में एक चर्चा थी कि हरीश रावत जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या वो उसके बारे में क्या? नहीं, हरीश रावत जी का भी ये सोचना है कि भाई मैं चुनाव खुद लड़ करके मैं खुद व्यस्त हो जाता हूँ और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी ध्यान नहीं दे पाता हूँ और सब जगह नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि 70 की 70 सीटों में उनकी डिमांड होती है कि जहाँ जहाँ पे हमारे उम्मीदवार लड़ते हैं, सबकी ये उम्मीद होती है कि हरीश रावत जी एक बार एक जनसभा हमारे यहाँ जरूर करके जाए, क्योंकि उनका इतना बड़ा राष्ट्रीय कद है कि उस कद के आगे बाकी सारे व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं। इसलिए उन्होंने ये अपनी तरफ से कहा था कि भाई हो सकता कि मैं चुनाव ना लड़ूँ, मैं लड़ाऊँ। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से बंगाल में अब चुनाव बिल्कुल लगभग नजदीक आ गए हैं, तो वहाँ कांग्रेस के मुद्दों के साथ देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार आने के बाद
पूरे देश में अब तक जितने भी चुनाव हुए सब गैर लोकतांत्रिक तरीके से लड़े। जिस भी राज्य में चुनाव होता है, अब सपोज इससे पहले बिहार में चुनाव होते, बिहार में जितने कांग्रेस के और आरजेडी के नेता थे, इनके सबके यहाँ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के छापे मारे गए। इनके लिए सारी एजेंसियां इनके लिए कार्य करती हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, बल्कि सरकार की सारी एजेंसियां नेताओं को और पार्टियों को डराने का काम करती हैं। सेम वही काम बंगाल में भी हो रहा है। आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण नहीं, बल्कि सरकारी एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रही हैं। उन्होंने सबको तोड़ करके अपनी तरफ लिया है, सबके खिलाफ उन्होंने डर दिखाया और उनको जबरन टीएमसी से हटा करके यहाँ लिया है। उसी तरह कांग्रेस के लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये कोई फेयर चुनाव नहीं है। दूसरा, इनकी मशीनरी जो चुनाव आयोग की जो मशीनरी ईवीएम मशीन, उसको ये पहले से सेट करके रखते हैं और आप वोट कहीं भी दें, लेकिन वो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के ही झोले में। इसलिए ये कोई लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हो रहे। अगर जब तक ईवीएम खत्म ना किया जाए, बैलेट पेपर से दोबारा से चुनाव प्रक्रिया शुरू ना की जाए, तब तक इस देश के अंदर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव लड़ना बहुत असंभव है। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया को हरिपाल जी आपने बहुत बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त मेरे साथ थे श्री हरिपाल जी और उन्होंने जिस तरह की बातें बताई है, इसको देखते हुए देखना है कि कांग्रेस आगे किस रणनीति पर चलती है। देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। नमस्कार।